मूवी के स्टार्ट में हम विक्रम को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है और फिलहाल वो अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी का एक वीडियो मैसेज देख रहा है जिसमें रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। और वीडियो देखने के बाद विक्रम बहुत अपसेट हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम रोशनी और विक्रम को देखते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं और रोशनी यहाँ पर एक आर्किटेक्ट है और उसका काम अच्छा चल रहा है पर विक्रम का नहीं। फिर विक्रम को फोटोशूट का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पर उसके लिए उसे इंडिया आना होगा। फिर वो दोनों इंडिया आते हैं और शहर के शोर शराबे से दूर एक घर लेते हैं। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और विक्रम एक बार में जाके बहुत शराब पीने लगता है और हम उस बार में काम करने वाली एक लड़की निशा को देखते हैं जो कि विक्रम को एक हारा हुआ आशिक समझ रही होती है। फिर बार बंद होने के टाइम पर वो घर जाने लगता है, तब वहाँ उसकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और विक्रम काफ़ी नशे में होता है। तब वहाँ निशा आती है और उसे संभालती है और विक्रम इतने नशे में होता है कि निशा उसे ऐसी हालत में ड्राइव भी करने नहीं देती। फिर निशा और उसकी दोस्त विक्रम को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं पर विक्रम सही से इन्हें अपना एड्रेस नहीं बताता, तो निशा फिर उसे अपने घर लेकर आती है। अगली सुबह आँख खुलने पर विक्रम खुद को निशा के घर में पाता है और बिना कुछ बोले रूडली वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद उसे एहसास होता है कि उसने ये गलत किया जबकि निशा ने उसकी मदद की थी। फिर वो बार में जाकर निशा से माफ़ी मांगता है और उसे डिनर के लिए पूछता है और निशा पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर उसकी रिक्वेस्ट करने पर वो हामी भरती है और ऐसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर विक्रम निशा को उसके घर लेकर आता है जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगली सुबह निशा नोटिस करती है कि विक्रम के घर के वॉश बेसिन के नल से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही है। आगे इनके घर में पुलिस आती है क्योंकि रोशनी सिर्फ विक्रम को छोड़ के नहीं गई बल्कि वो तब से लापता है और पुलिस को विक्रम पर ही शक होता है। तब निशा को रोशनी के बारे में पता चलता है और हमें ये बात भी पता चलती है कि निशा इंस्पेक्टर कबीर को पहले से जानती है और कबीर स्कूल डेज से ही निशा को पसंद करता था। पुलिस के जाने के बाद विक्रम निशा को रोशनी के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर एक दिन जब निशा नहा रही होती है तो उस टब में पानी टपकने लगता है जिससे निशा काफ़ी डर जाती है। वो डर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और तभी वहाँ विक्रम आता है और उसे संभालता है। अगले दिन बार में निशा से कबीर मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम विक्रम से दूर रहो, ज़रूर उसने ही रोशनी को मारा है। लेकिन निशा उसकी बात नहीं सुनती और कबीर वहाँ से चला जाता है। फिर निशा विक्रम के साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर जब निशा फिर से नहाने के लिए जाती है तो टब में उसकी नहाने की हिम्मत ही नहीं होती। तब वो शावर लेने लगती है लेकिन अचानक से शावर से गर्म पानी आने लगता है और उसकी स्किन जल जाती है। वो इसे इग्नोर करके फिर से नहाने लगती है लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा गर्म पानी आने लगता है और उसकी स्किन फिर से जल जाती है। और तभी उस वॉश बेसिन से काफ़ी अजीब आवाज़ आने लगती है और अब वो ये सब देख के बहुत डरने लगती है और निशा को लगता है कि इस घर में इनके अलावा भी कोई है। आगे निशा को बेडरूम में एक की मिलती है जिसे निशा लॉकेट की तरह ही पहन लेती है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और घर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। फिर बाद में जब विक्रम घर पे आता है तो निशा कहती है कि इस घर में भूत है और इस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। विक्रम कहता है कि ये बस तुम्हारा वहम होगा और ये घर बहुत पुराना है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। फिर निशा उसे वॉश बेसिन के पास लेकर जाती है और यहाँ से आवाज़ें आ रही है कि नहीं ये चेक करने के लिए बोलती है और विक्रम जब सुनने की कोशिश करता है तो उसे भी आवाज़ें आ रही होती है। विक्रम कहता है शायद यहाँ प्लम्बिंग की कुछ प्रॉब्लम होगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर पुलिस को जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है और पुलिस विक्रम को कॉल करके लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए आने को कहती है। विक्रम उस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है पर वो लाश रोशनी की नहीं होती। विक्रम जब घर पर वापस आता है तो निशा आईने में देखकर सॉरी बोल रही होती है। विक्रम उससे पूछता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो निशा कहती है कि किसी से नहीं। विक्रम निशा को बताता है कि वो लाश रोशनी की नहीं है। यह विक्रम थोड़ा परेशान भी होता है और निशा से कहता है कि रोशनी अब मेरे लिए मर चुकी है और जो भी हो बस तुम हो। और तभी उस वॉश बेसिन के मिरर के अंदर हम रोशनी को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है और अब खुलता है रोशनी के गायब होने का राज। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब ये दोनों इंडिया में आए थे। ये दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे। फिर एक दिन ये दोनों विक्रम के बॉस की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ थोड़े टाइम बाद रोशनी को विक्रम का ही नज़र नहीं आता। फिर रोशनी उसे ढूंढने लगती है। उसे विक्रम एक रूम में फ़ोटोशूट की मॉडल नाओमी के साथ बातें करते हुए दिखता है।
उन्हें यहाँ ऐसा देखकर रोशनी को काफ़ी अजीब लगता है। फिर रोशनी कुछ पेपर पर साइन करने के लिए विक्रम के सेट पर जाती है, तो विक्रम का बॉस उसे बताता है कि विक्रम अपनी वैनिटी वैन में होगा। जब वो दोनों वैनिटी वैन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि विक्रम नाओमी के साथ ड्रिंक कर रहा है। ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन विक्रम उसे कैसे भी मना लेता है। एक दिन जब रोशनी विक्रम का फ़ोन चेक करती है, देखती है कि उसमें नाओमी की बहुत सारे कॉल्स और पर्सनल मैसेजेस है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर विक्रम से पूछती है कि ये नाओमी तुम्हें इतने ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस क्यों करती है। तो विक्रम उसे कहता है कि हम कलीग के साथ अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन रोशनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और रोशनी उसे कहती है कि जब भी मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा किसी और लड़के के साथ कुछ भी रिलेशन है तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आगे रोशनी उस लेडी से मिलती है जिनसे इन्होंने घर लिया था और अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी होती है, जिसके बाद वो लेडी लंदन चली जाएगी। चल वो लेडी ब्रिटिश है और उसके माँ बाप ने ये घर इंडिया में आज़ादी से पहले बनाया था। वो लेडी रोशनी से पूछती है कि आज तुम इतना अपसेट क्यों हो। तो रोशनी उसे बताती है कि विक्रम और मैं जब एक साथ अफ्रीका में रहते थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अब विक्रम पहले जैसा नहीं रहा, वो मुझे समझता ही नहीं है। काश कोई तरीका होता जिससे मैं जान पाती कि अगर मैं विक्रम को छोड़ के चली गई या मर गई तो वो क्या करेगा और उसे कैसा लगेगा। तो वो लेडी कहती है कि एक तरीका है जिससे तुम उसके प्यार का टेस्ट ले सकती हो। फिर वो उसे घर के अंदर लेके जाती है और एक सीक्रेट रूम दिखाती है। दरअसल रोशनी के बुक शेल्फ के पास एक बड़ा सा आईना होता है और उस बुक शेल्फ के अंदर एक की होल होता है। उसकी चाबी लगाने पर उस मिरर के पीछे का रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। वो लेडी बताती है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद मेरे फादर को लगा कि उनकी जान को भी यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट रूम बनाया। यहाँ के मिरर से तुम बाहर का देख सकती हो और एक मिरर वॉश बेसिन के पास भी लगा हुआ है, लेकिन बाहर से तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है, पर उस घर में तुम सबकी आवाज़ें सुन सकती हो क्योंकि यहाँ स्पीकर्स लगे हैं। इस रूम से वो बेडरूम और बाथरूम को देख सकती थी। उस रूम में बिजली भी थी और टॉयलेट का भी इंतज़ाम था। अब उस सीक्रेट रूम के बारे में जानने के बाद रोशनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वीडियो बनाती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर वो अपना सारा सामान एक बैग में भरने लगती है। अब रोशनी जल्दी से उस रूम में भागने लगती है और अंदर जाके डोर लॉक कर देती है। घर में आने पर विक्रम रोशनी को ढूंढने लगता है तो उसे रोशनी का वीडियो मिलता है और यहाँ रोशनी अंदर से सब देख रही होती है। विक्रम रोशनी को कॉल करने लगता है पर उस रूम में नेटवर्क नहीं होता, जिसकी वजह से रोशनी को भी कॉल नहीं आता। यहाँ वो बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। अब रोशनी को यकीन हो जाता है कि विक्रम उससे सच्चा प्यार करता है, तो वो बाहर निकलने का सोचती है, पर बहुत ढूंढने पर भी उसे वो चाबी नहीं मिलती। तब उसे याद आता है कि जल्दबाजी में वो चाबी बाहर ही कहीं गिर गई है। बिना चाबी के वो डोर लॉक तो हो सकता है पर खुल नहीं सकता, जिसका मतलब अब रोशनी यही फंस गई है। वो कॉल करने की कोशिश करती है पर हमें पता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है क्योंकि वो एक बॉम्ब प्रूफ रूम होता है। वो बाहर विक्रम को आवाज़ देती है लेकिन बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाती। फिर वो उस मिरर को अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिरर बहुत मजबूत होता है। ऑब्वियसली अगर वो बॉम्ब प्रूफ है तो चेयर से थोड़ी टूटेगा। आगे वही सब होता है जो हमने शुरुआत में देखा था, पर इस बार रोशनी के नज़रिए से। रोशनी को यहाँ प्यास लगती है तो वो वहाँ पे मौजूद एक नल से पानी पीने की कोशिश करती है, पर वहाँ से बहुत गंदा पानी आ रहा होता है। तो रोशनी नल के पाइप को लात मारती है। तब वो देखती है कि वॉश बेसिन के नल पे पानी टपकने लगता है। आगे विक्रम निशा को घर पे लाता है और ये सब हमने पहले भी देखा है। विक्रम और निशा रोशनी के सामने ही इंटीमेट होने लगती है, जिसे देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आने लगता है। आगे जब भी निशा उस वॉश बेसिन के पास आती तो रोशनी पाइप को आवाज़ करती और लात मारती। रोशनी ये भी देखती है कि उस सीक्रेट रूम की चाबी निशा को मिल गई है और निशा ने उसे गले में पहन लिया है। अब थोड़े टाइम बाद निशा को लगता है कि आखिर उस वॉश बेसिन के पीछे का राज क्या होगा, आखिर उससे पानी ऐसे कैसे टपक सकता है और उन अजीब आवाज़ों का क्या मतलब है, और उसे अब उन आवाज़ों के पीछे का कारण जानना था। तो वो बाथरूम में आती है और वॉश बेसिन के टब में पानी भरती है और कहती है कि अगर यहाँ कोई मौजूद है तो बताओ। तो रोशनी अंदर से पाइप को लात मारती है। बेसिन के नल से पानी गिरता है। फिर निशा पूछती है कि क्या तुम मेरे दादा दादी हो, तो निशा पाइप को लात नहीं मारती। निशा पूछती है कि क्या तुम रोशनी हो, तो रोशनी फिर से ड्रॉप्स डालती है। निशा पूछती है कि क्या तुम मर चुकी हो,
तो रोशनी ड्रॉप्स नहीं डालती। निशा पूछती है कि क्या तुम कहीं फंसी हो, तो रोशनी फिर से ड्रॉप्स डालती है। तो निशा आगे पूछती है कि क्या तुम इस मिरर के पीछे हो, तो रोशनी ड्रॉप्स डालती है। फिर निशा उससे पूछती है कि बेडरूम में जो आईना है क्या वो वहाँ आने का दरवाज़ा है, तो रोशनी फिर से ड्रॉप्स डालती है। अब निशा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो ऐसे तो नहीं खुलेगा। फिर निशा की नज़र अपने लॉकेट पर पड़ती है। फिर निशा रोशनी से पूछती है कि क्या ये वही चाबी है जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा, तो रोशनी फिर से ड्रॉप्स डालती है। फिर निशा उस कीहोल को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल भी जाता है और वो दरवाजे को खोलने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो उस दरवाजे को नहीं खोलती क्योंकि उसे डर था कि रोशनी वापस आ गई तो विक्रम उसे छोड़ देगा। अब रोशनी अंदर से निशा को काफ़ी गालियाँ देती है और काफ़ी दुखी भी हो जाती है क्योंकि निशा को सब मालूम हो गया था, पर फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब निशा उसका और विक्रम का सारा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है, जिससे विक्रम थोड़ा नाराज़ हो जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर कबीर निशा के घर पर आता है और उसे एक एनवलप देके जाता है। जब निशा उस एनवलप को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें नाओमी और विक्रम के प्राइवेट मूवमेंट्स के फ़ोटोज़ हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और समझ जाती है कि विक्रम रोशनी का भी नहीं हो सका और ना मेरा होगा और ना नाओमी का। विक्रम किसी का नहीं हो सकता। अब गुस्से में वो रोशनी को बाहर निकालने की सोचती है और लॉक खोल के उस सीक्रेट रूम में जाती है। वो देखती है कि रोशनी सो रही है। निशा उसे जगाने की कोशिश करती है तो रोशनी अचानक से उठ के निशा के सिर पर शीशे की बोतल मारती है, जिससे निशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। रोशनी उसके पास की चाबी लेकर भागते हुए रूम से बाहर जाती है और निशा को अंदर लॉक कर देती है और उसे भी विक्रम और नाओमी के फ़ोटोज़ दिख जाते हैं। फिर रोशनी वो चाबी एक एनवलप में कबीर के पास भेज देती है, जिस पे हेल्प लिखा होता है। कबीर समझ जाता है कि निशा किसी खतरे में है क्योंकि उसने ये चाबी वाला लॉकेट निशा के गले में देखा था। इधर विक्रम जब घर में आता है तो उसे आईने पे वो फ़ोटोज़ चिपके हुए मिलते हैं और उसने निशा को दी हुई चेन भी मिलती है। तभी उसके घर पर इंस्पेक्टर कबीर आता है और उससे निशा के बारे में पूछता है और निशा के ना मिलने पर वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। और अब हम निशा को मिरर के पीछे देख पाते हैं। दूसरी ओर रोशनी वहाँ से बहुत दूर चली जाती है और अपनी नई शुरुआत करती है और इस तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है।